Okay, so we are live right now, I suppose. Let me know in the comment section how many of you have joined. Many of you have joined. Okay, I can see here Bhavna has joined, Bharat Gupta is here. Please tell me about the audio and the video quality because yesterday we had to cancel the lecture because of this issue. But I think आज कुछ IT ने इसके ऊपर कल पूरा दिन काम किया. So I suppose audio and the video quality must be fine today. तो एक बार मुझे comment section में ज़रूर बताइएगा. Whether it is okay or otherwise audio is perfect. चलिए ठीक है. गुड आफ्टरनून भावना, गुड आफ्टरनून भरत, सोनू तिवारी हैज ज्वाइन. चलिए बहुत बढ़िया. तो लाइव क्लास जो है बताऊं वैसे मैं सभी को, तो भरत का आइडिया था बिकॉज वी वर रिकॉर्डिंग बैक टू बैक लेक्चर्स, और रिकॉर्डिंग में सही बताऊं तो मुझे भी उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता था. अगर हम लाइव से कंपैरिजन करते हैं तो थैंक यू वेरी मच भरत फॉर लेटिंग मी नो कि हाँ लाइव क्लासेस जो हम कर सकते हैं. ऑफकोर्स आईटी के कुछ इश्यूज आते हैं और हो सकता है आगे भी आते रहेंगे, लेकिन एक इंटरेक्शन लेवल जो है वो काफ़ी बेहतर होता है जो आपको प्रॉब्लली सिर्फ लाइव क्लास में ही देखने को मिलेगा. चलिए राजेंद्र भी ज्वाइन कर चुके हैं. अगर आपको याद हो लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कशन किया था, क्या कोई मुझे बता सकता है? बिकॉज जो रिवीजन होता है मैंने आपको बताया दैट इज ऑल्सो एन असेंशियल पार्ट हियर. आज तो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्कस करने ही वाले हैं, दैट्स फॉर श्योर. तो आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेकर रहेगा. लेकिन हाँ, लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था ये बताइएगा. लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था? चलिए मैं आपको एक बार याद करा देता हूँ वो सारे टॉपिक्स भी, और जो जो चीज़ें हमने लास्ट टाइम डिस्कस करी थी वो भी 5 मिनट के अंदर हम रिवाइज करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, और फिर हम आज के लेक्चर के ऊपर वापस आएंगे. तो अगर आपको याद हो लास्ट टाइम हमने किसके बारे में डिस्कशन किया था? स्टोन एजेस के बारे में. जैसे कि राजेंद्र ने लिखा पीलियोलिथिक, बहुत बढ़िया. भावना और भरत ने भी करेक्ट लिखा है. तो पीलियोलिथिक हमने अलग अलग तरीके की ओल्ड एजेस देखी थी, स्टोन एजेस देखी थी, ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज एंड न्यू स्टोन एज. और यहाँ पर हमने ये जानने को हमें ये मिला कि पहले का जो मानव होता था वो क्या करता था, ही और शी यूज टू लिव इन केव्स हट्स के अंदर वो रहा करता था अंदर, क्योंकि मोबाइल फोन्स अवेलेबल नहीं थे तो टाइम पास तो करना है, उसके लिए दीवारों के ऊपर, केव की जो अंदर की दीवारें हैं उसी के ऊपर पेंटिंग्स करी जाती थी. कहां से, कौन सी दो लोकेशन है जहां से हमें ये पेंटिंग्स मिली है बताइए, उन लोकेशंस के नाम जल्दी से मुझे बताएं, उन दो लोकेशंस के नाम. दो लोकेशन मैंने आपको बताई थी. शार्प एंड पॉइंटेड टूल्स लिखा है भावना ने, बिल्कुल ठीक है. शुरू में क्या होता था, आपको राउंड टाइप के टूल्स यूज किए जाते थे, लेकिन फिर समझ में आया कि अगर हम इसे थोड़ा सा आगे से पॉइंट कर देते हैं तो इसका जो रिजल्ट है वो और भी अच्छा मिलेगा. ठीक है, तो 2.5 मिलियन ईयर्स अगो से 10,000 बीसी का जो टाइम है वो आपका पीलियोलिथिक एजिस के अंदर आता है, पीलियोलिथिक पीरियड के अंदर आता है. और यहां पर हमने देखा था अंदर लाखुदियार केव्स को याद रखिएगा और भिमबेटका केव्स, ये दो इंपॉर्टेंट आंसर आपके थे. ठीक है, और यहाँ पे जिन लोगों की क्लास स्टार्ट नहीं हुई प्लीज रिफ्रेश करिएगा. जैसे सोनू यहाँ पे करे इस क्लास स्टार्टेड, तो प्लीज उनको बता दीजिए. अगर क्लास स्टार्ट नहीं, अगर नहीं शो हो रहा है तो एक बार रिफ्रेश कर लेंगे. तो फिर हमने यहाँ पे अर्ली पीलियोलिथिक के बारे में देखा, केव के बारे में 8 पेंटिंग्स. इस टाइम पे जो पूरा वेदर था वो कंजीनियल था, कंजीनियल मतलब हमारे अकॉर्डिंग था, वार्म था, गर्म था, तो दिक्कत नहीं थी. लेकिन आगे चल के हमें जब ग्लेशिएशन एज में हम आते हैं तो वहां पे काफी ठंड होती है और वहां पर सरवाइव करना काफी मुश्किल हो जाता है. ये चीजें भी हमें यहां पर देखने को मिली थी. ठीक है, आपको याद आ रहा होगा ये सभी चीजों के बारे में हमने पढ़ा था लास्ट टाइम. इसके बाद डिस्कशन किस चीज को लेकर हुआ था, याद करिए. इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, ग्लेशिएशन एज के बाद क्या होगा, एक बार लाइफ दोबारा से फिर आएगी और उसके अंदर क्या होगा, दोबारा से लाइफ आएगी तो क्या देखने को मिलेगा हमें, सोच के बताएं. गुड आफ्टरनून सोनू, सोनू ने ज्वाइन कर लिया है. यस, लाखुदियार इज द करेक्ट आंसर. राजेंद्र बिल्कुल करेक्ट है. भावना आपका भी आंसर. ग्लेशिएशन के बाद एक बार लाइफ दोबारा से आएगी जब टेम्परेचर ऊपर जाना शुरू होगा, मतलब वार्मिंग जो है दोबारा से शुरू होगी. हमने मेसोलिथिक एज के बारे में भी देखा था, हमने कुछ ऐसे बड़े बड़े पत्थर के बारे में पढ़ा था जिसका इस्तेमाल जो नीचे आपका बरियल ग्राउंड होता था उसके लिए यूज किए जाते थे. ठीक है, तो कैपस्टोन टाइप क्या होता है, मेनहीर टाइप क्या होता है, मोनोलिथ क्या होते हैं, आपके डोलोमन क्या होते हैं, इसके बारे में हमने देखा था. फिर हमने यहां से आगे बढ़ते हुए नियोलिथिक एज के बारे में देखा. लोगों ने छोटी छोटी हट्स बनानी शुरू करी और एग्रीकल्चर जो था वो अब कुछ हद तक शुरू होना यहां पे आपको दिखने लगेगा. ठीक है, हमने कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स देखी थी, मेहरगढ़, बुडजोम, बेलन वैली, चिरोन. ये कहां पर लोकेट करती है,
मैंने आपको मैप के ऊपर ये लोकेशन दिखाई थी। इनाम गांव, कल भावना ने भी आंसर दिया था, इनाम गांव वाज अनदर इंपॉर्टेंट लोकेशन, वो भी हमने देखी थी। हमने चालकोलिथिक एजेस के बारे में, ब्रोंज एज के बारे में देखा था कि एक बार जब ब्रोंज के बारे में समझ में आया, मतलब मेटल्स के बारे में जब लोगों को समझ में आया, तो समझ में ये चीज आई कि अब हमें इतने हैवी हैवी पत्थर के औजार लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि पत्थर के जो औजार थे पूरी तरीके से वो टूल खत्म नहीं हुए, वो भी चलते रहे, मेटल भी चलती रही, और आगे जाके फिर आयरन एज के अंदर और भी एडवांसमेंट आपको मेटल के अंदर देखने को मिलती है। फिर हमने यहाँ पे स्कल्पचर आर्किटेक्चर के बारे में देखा, जैसे कि यहाँ पर पॉइंटेड टूल्स आपको दिखाई देंगे, बाद में जाके हैंडल भी अटैच होने लग जाएंगे उसके अंदर, जिससे कि टूल का इस्तेमाल करना और भी आसान हो जाएगा। काफी सारे लोगों ने हैमर देखा होगा, हथौड़ी देखी होगी। अब ये बताएं, अगर हथौड़ी के अंदर हैंडल ना हो तो उसे यूज करना कितना मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो यहां पर हैंडल का जो प्रोविजन था वो भी आने लगा था। फिर हमने पोट्री देखी थी, यहां पर विमेन मैन दोनों ही बनाते थे, और टेराकोटा का इस्तेमाल इसके अंदर किया जाता था। फिर रॉक कट केव्स के बारे में भी हमने यहां पर डिस्कशन किया। रॉक कट केव्स आपकी जो अलग अलग लोकेशन में हमें देखने को मिलती है, लाखोदियार और बिम्बेटका, ये दो एग्जांपल मैंने आपको मेनली यहां पे दी थी। लाइवलीहुड के बारे में देखा, इंपॉर्टेंट साइट्स जो थी मैप के ऊपर वो भी हमने यहां पर डिस्कस करी थी, ठीक है। इसके बाद हम आएंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। आज के जो टॉपिक्स है उसको देख लेते हैं एक बार। तो आज हमारा जो डिस्कशन होगा वो होगा लार्जली इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेकर, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन है क्या, इसके एविडेंसेस कहां कहां से मिले हैं, लाइवलीहुड किस तरीके की थी, यहां पर क्या सोसाइटी स्ट्रेटिफाइड थी या नहीं थी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैसा था, स्कल्पचर्स कैसे थे, और आखिर हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा और इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ही बात है, दोनों के अलग अलग नाम है। आप इंडस वैली सिविलाइजेशन कह लीजिए, आप सिंधु घाटी सभ्यता कह लीजिए, या फिर आप हड़प्पा सिविलाइजेशन कह लीजिए। आप कहेंगे हड़प्पा ही नाम क्यों, क्योंकि इंडस वैली के अंदर जो पहली साइट मिली थी वो हड़प्पा मिली थी, और इसी के नाम पर भी कई बार सिविलाइजेशन को पुकारा जाता है, ठीक है। नाउ वन बाय वन देखते हैं ये चीजें आखिर हुई कैसे। सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन, चलिए अनुराग भी यहां पर ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले ये बताएं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को अनअर्थ किसने किया था, तो इट वाज सर जॉन हर्बर्ट मार्शल, जिन्होंने एक्सकवेशन के काम को लीड किया था 1921-22 के अंदर, ड्यूरिंग विच यहां पर जो सिटी ऑफ हड़प्पा है, जो पहली सिटी यहां पर मिली थी, उसको डिस्कवर किया गया था। हड़प्पा को अनअर्थ किया गया था, मतलब उसे जमीन के जो नीचे वो धंस चुकी थी उसको निकाला गया था, ठीक है। और यहां पर जब ये चीज हमें मिली 1921-22, आप मान सकते हैं, इसके बाद हमें अगली जो सिटी थी वो भी काफी जल्दी मिल गई, इतना टाइम उसमें नहीं लगा, वो थी मोहनजोदारो। मोहनजोदारो ये भी 1931 के आसपास आपको मिल चुकी थी, और ये जो एक्सकवेट किया गया था मोस्टली इसे सर मोर्टाइमर व्हीलर के द्वारा किया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नाउ यहां पर मेनली अगर आप देखेंगे मैप के ऊपर, क्योंकि ये सारी जो आपकी साइट्स मिलती हैं, यहां पर देखिए ये इंडस जो नदी है और इंडस बेसिन जो है उसके आसपास मिलती है, इसी वजह से इसको कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस रिवर की वजह से, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये मेन चीज समझना काफी जरूरी है। इंडस सिटीज आर नोटेड फॉर देयर अर्बन प्लानिंग, यहां पे आप जानते हैं अर्बन प्लानिंग काफी बेहतर तरीके की करी गई थी। अर्बन प्लानिंग के अंदर वैसे एंशिएंट के जो मैंने कुछ आपको लेक्चर्स दिए थे उसमें बताया था कि यहां पर घरों के अंदर ही क्या थी, घरों के अंदर ही स्टेयर्स थी, घरों के अंदर ही वॉशरूम्स अवेलेबल थे, और वो किससे कनेक्टेड थे, वो जो पिट्स आपके मेन स्ट्रीट के अंदर होते हैं उससे यहां पर कनेक्ट हुए हुए थे, ठीक है। तो जो पानी की निकासी होती है, जो ड्रेनेज सिस्टम होता है, वो काफी बेहतर तरीके से यहां पर किया गया था। तो आपको जो ड्रेनेज सिस्टम है यहां पे काफी बेहतर दिखाई देगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। और वाटर सप्लाई सिस्टम भी यहां पर काफी अच्छा था, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। यहां पर आपको रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स भी मिलेंगी, नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी मिलेगी। हालांकि जो हड़प्पन लैंग्वेज थी, ऑफकोर्स यहाँ के लोग तो बोला करते थे, लेकिन उसे पूरी तरीके से डिसाइफर नहीं किया गया, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर जानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेकर। तो अगर इसके एक्सटेंशन की बात करें, कहां से आपको कहां तक ये फैली हुई लगती है, देखिए इंडिया पाकिस्तान तो आ रहा है, क्या इसमें अफगानिस्तान भी आ रहा है, बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे, क्या इसमें आपका अफगानिस्तान भी आ रहा है। तो बेसिकली काबुल जो अफगानिस्तान में, वहां से लेकर कश्मीर में जो इंडिया में, आपको इसमें ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। तो एक्सटेंशन इसकी काफी ज्यादा थी। आप कह सकते हैं पाकिस्तान रीजन, अफगानिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, इंडिया में भी आपको ईस्टर्न मोस्ट बात करें तो यूपी तक इसका स्प्रेड था। नीचे अगर इसका स्प्रेड देखेंगे तो महाराष्ट्र तक आपको इसका स्प्रेड देखने को मिलेगा यहां पर, ठीक है। दाइमाबाद करके रीजन है वहां तक। तो ऊपर देखेंगे तो जेएनके इसमें कवर हुआ है। यहां पर आपको यूपी दिखाई देगा, ये देखिए ऊपर जेएनके है, यहां पर यूपी है, नीचे महाराष्ट्र है, ठीक है। और यहां पर भी आप देखेंगे अफगानिस्तान तक आपको इसका एक्सटेंशन देखने को मिलेगा,
ठीक है, चलिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और जानते हैं इस सिविलाइजेशन के बारे में। वैसे देखिए सिविलाइजेशन को अलग अलग पार्ट्स में बांटा जाता है। ये जो साइट्स दी है ना मैंने, ये जरूर देख लीजिएगा। राखी गढ़ी है, गनेरी वाला पाकिस्तान के अंदर है, धोलावीरा इज क्वाइट फेमस, हरप्पा, मांडा, दे आर इंपॉर्टेंट साइट्स। कोट डीजी, मोहनजोदारो काफी यहाँ पे फेमस है। वैसे हरप्पन पीरियड को भी अलग अलग एजेस के अंदर बांटा जाता है। जो आपका प्री हरप्पन है, अर्ली हरप्पन है, फिर आपका एक मेच्योर हरप्पन आता है। ये वही टाइम है जब आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन देखने को मिलती है। फिर लेट हरप्पन आता है और फिर आपकी वैदिक एजेस पोस्ट हरप्पन आता है। ये टाइम पीरियड देखेंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का विकास होगा, फिर नीचे इसका डाउनफॉल भी आपको देखने को मिलेगा। देखिए पीरियडाइजेशन के बारे में जब हम अर्ली हरप्पन की बात करते हैं, यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि जो लाइफ थी वो सेटल्ड होने वाली थी। मतलब एग्रीकल्चर पे लोग धीरे धीरे आना शुरू कर रहे थे, ठीक है। और जब यहां पे सेटलमेंट होना शुरू होगा तो क्या होगा, जब लोग एक ही जगह पर रहना शुरू करेंगे, नोमैडिज्म को छोड़ेंगे, मतलब अलग अलग जगहों पर घूमना बंद करेंगे, तो क्या होगा, सिविलाइजेशन जो है उसका डेवलपमेंट होना शुरू होगा, कॉलोनीज बननी शुरू होंगी, सोसाइटीज बननी शुरू होंगी। अगर आपको पता ही है कि आपको आज यहां रहना है, कल दूसरी जगह पे रहना है, फिर तीसरी जगह पे रहना है, क्या आप यहां पर डेवलपमेंट करेंगे? आंसर इज नो। आप क्या करेंगे? आपको पता है यार मैं यहां पे हट बनाकर एग्रीकल्चर करके क्या करूंगा, मुझे 24 घंटे से ज्यादा या एक हफ्ते से ज्यादा तो यहां रुकना नहीं है। तो इस वजह से नोमैडिज्म की वजह से सोसाइटीज डेवलप नहीं हो रही थी, सिविलाइजेशन डेवलप नहीं हो पा रही थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे एग्रीकल्चर आया तो यहां पर सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट भी होना शुरू हुआ। मेच्योर हरप्पन फेज, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला फेज है, इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, यहां पर आपको सिटीज में हरप्पा, मोहनजोदारो, शोटुगुआ, लोथल, नारी, ये लोकेशंस जो हैं यहां पर सिविलाइजेशन डेवलप होती हुई दिखाई देगी, जिसको कलेक्टिवली हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। और लेट हरप्पन के अंदर आपको लोथल, बेट, द्वारका जैसी जो एरियाज है वो डेवलप होते हुए दिखाई देंगे। तो इन फेजेस के अंदर हमने देखा, खासतौर पे जब हम देखते हैं मैच्योर हरप्पन फेज के अंदर, टेक्नोलॉजी, आर्टिफैक्ट्स, इसने काफी ज्यादा डेवलपमेंट किया, ठीक है। आपकी जो पोट्री होती है उसने भी काफी ज्यादा डेवलप किया। रीजन उसका ये था क्योंकि जब आप एक जगह पर रह रहे हैं तो आपके दिमाग में ये चीज नहीं है कि कल मुझे इस जगह को छोड़कर जाना है। तो जब आपको बार बार किसी जगह को छोड़ना ही नहीं है, आप परमानेंटली वहां पर रुक रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके पास टाइम भी ज्यादा होगा। और तब आप नए नए एरियाज के अंदर, चाहे वो फैब्रिक्स को लेकर क्लोथ्स बनाने हो, पेंटिंग्स करनी हो, पोट्री करनी हो, उन चीजों की तरफ ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। और वही चीज हमें यहां पर देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं कुछ सील्स का भी यहां पर जिक्र होगा। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, और एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा हिस्ट्री की, ठीक है। सील्स के अंदर, सील्स का इस्तेमाल, इसकी यूटिलिटी क्या थी? क्या कोई मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, इसका इस्तेमाल किस चीज के लिए किया जाता था? बताएं। सील्स का इस्तेमाल किस चीज के लिए किया जाता था, क्या लगता है? भावना ने लिखा ट्रेड करने के लिए, बिल्कुल ठीक है, ट्रेड करने के लिए यूज की जाती थी इसे। और बताएं इसके अलावा। ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए अनुराग ने लिखा है, सोनू ने लिखा है यस। इवन बच्चों को एजुकेट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। और कई बार मार्किंग करने के लिए भी, प्रोडक्ट्स के ऊपर मार्किंग करते हैं ना, उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। यहां पर एक पशुपति सील है, ये काफी फेमस है। इसमें आपको बताना है कि ये एनिमल्स आपको चार दिखाई दे रहे होंगे, ये कौन से एनिमल्स हैं। और नीचे भी यहां पे ये दो एनिमल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, बताएं। क्योंकि काफी सारी ये जो सील्स हैं ये हमें दूसरे देशों के अंदर भी मिली है। ये सील जो इंडिया में पाई गई वो हमें दूसरे देशों में भी मिली, जिससे पता चलता है कि इन दोनों देशों के बीच में, जैसे मेसोपोटामिया में मिली, इजिप्ट में मिली, जिससे हमें पता चलता है कि मेसोपोटामिया से भी हमारे रिलेशन थे, मतलब हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स उनके साथ भी चल रहा था। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ये सील वहां पर नहीं मिलती। ये पशुपति सील जो है ये मोहनजोदारो में मिली है, मोहनजोदारो में, ठीक है। नाउ ये जो सील है डिपिक्ट करती है एक फिगर, जो कि यहां पे आपको दिखाई दे रहे हैं। एक व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है, और ये योगिक पोजीशन के अंदर बैठे हुए हैं, और इनके चारों तरफ है एनिमल्स, तभी इनको नाम दिया गया पशुपति। ऑक्स लिखा है शिपुई ने, ओके। बफलो, राइनो, टाइगर, बाइसन लिखा है, ओके, ठीक है। टाइगर इज देयर। मैं एक बार थोड़ा सा इसको क्लीन कर देता हूं। देखिए ये ऊपर एलिफेंट दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है, टाइगर इज हियर। ये क्या है? राइनो, ठीक है। ये क्या है? बैफलो, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसे ब्रेड करके याद कर सकते हैं, BRET। ये ऊपर के चार एनिमल हैं, और नीचे आपके दो एंटीलोप्स आपको दिखाई देंगे, ठीक है। सो व्हेनेवर
अ क्वेश्चन कम्स की हाउ मेनी एनिमल्स आर देयर ऑन दिस सील, आप क्या कहेंगे? हाउ मेनी एनिमल्स आर देयर? 6। हाउ मेनी यूनिक एनिमल्स आर देयर? आंसर विल बी 5। ठीक है, यूनिक कितने? 1 2 3 4, और ये दोनों तो एक जैसे हैं, एंटीलोप है दोनों, तो 5 हो जाएगा आंसर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो हाउ मेनी एनिमल्स आर देयर? 6। अदरवाइज हाउ मेनी यूनिक एनिमल्स आर देयर? 5। तो कई बार ऑप्शन में दिया जाएगा 4 5 6 7, फिर वहां पे गलती हो जाएगी, कई बार आप 4 को मार्क कर देंगे क्योंकि आपको ये ध्यान ही नहीं आएगा कि नीचे भी 2 एनिमल्स यहां पर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं यहां पर आगे बढ़ते हुए, कुछ लोकेशंस की बात करते हैं, किस किस ने उसे एक्सकवेट करने में कंट्रीब्यूशन दिया वो भी देखेंगे, और यहां पर उस लोकेशन की खास बात क्या है वो भी हम यहां पर जानने वाले हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। देखिए सबसे पहले है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो इज अ वेरी फेमस साइट, पाकिस्तान के अंदर है। 1922 यहां पर एक्सकवेटेड बाय आर डी बनर्जी इन 1922 लिखा है। द फॉलोइंग आइटम्स यहां पर आपको मिली है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं मोहनजोदारो फेमस किस चीज के लिए, बताइए मोहनजोदारो किस चीज के लिए फेमस है? बताएं। डांसिंग गर्ल लिखा है, ओके। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एक टाइम पीरियड के बारे में बताता हूं। इसको मोहनजोदारो जो है 1920 से एक्सकवेशन करना शुरू किया था और 1931 तक चला था। ठीक है, तो अलग अलग जगह पे हो सकता है डेट अलग भी दी हो, कई बार लगा इस पे लिखा होता है कि 1922, कुछ सोर्सेज में 1931 भी लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि टाइम पीरियड लंबा चला है इस वजह से कई बार लोग जब स्टार्ट किया गया, कुछ साइट्स को एक्सकवेट किया गया, कुछ जगहों का एक्सकवेट किया गया, उसको मान लेते हैं कि यहां पे एक्सकवेशन ईयर ये है, और कई बार जब पूरा एक्सकवेशन कर लिया जाता है तो उस साल को मानते हैं कि एक्सकवेशन ईयर ये है। लेकिन हाँ, साइट जो है ईयर्स यूपीएससी ज्यादा नहीं पूछता, इस वजह से इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं कि यहां पर पाया क्या गया। पशुपति सील यहां पर मिलती है आपको, डांसिंग गर्ल का स्टैचू मिलता है आपको यहाँ पे, ग्रेट बात यहां पे मिलता है, बियर्डेड मैन आपको मिलता है। अब याद रखने का तरीका क्या है, मान लीजिए आप इमेजिन करें कि मोहन करके कोई आपका फ्रेंड है, या मोहन करके कोई आपके अंकल है, उन्होंने बियर्ड रखी हुई है, तो मोहन अंकल इज अ बियर्डेड मैन। ठीक है, उनके घर में एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है जिसमें जो आपके अंकल है वो यहां पर बेसिकली उस पूल को यूज करते हैं। देन यहां पर अंकल के पास काफी सारा पैसा है, तो मतलब पशुपति सील काफी ज्यादा है। ठीक है, और अंकल को डांस देखने का भी काफी शौक है। ठीक है, तो डांसिंग गर्ल भी आपको याद आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जब चीजों को कोरिलेट करेंगे ना, कोई फनी इमेज बनाएंगे, तो एग्जाम में आपको वो चीज अच्छे से याद रहेगी। नहीं तो पता क्या होगा, जब पूछा जाएगा कि बताइए बेडेड मैन कहां पर पाया गया है, मोहनजोदारो के अंदर, हड़प्पा के अंदर, लोथल के अंदर, या फिर राखीगढ़ी के अंदर, फिर मुश्किल हो जाएगा। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि हमारे मोहन अंकल बियर्डेड मैन है, तो आपको एकदम से याद आ जाएगा कि मोहनजोदारो इसका करेक्ट आंसर होगा। पूछा जाएगा ग्रेट बात कहां पर है, तो आपको याद आ जाएगा कि मोहन अंकल के घर में क्या है, ग्रेट बात बना हुआ है। ठीक है, मोहन अंकल को डांस देखने का शौक है, मोहन अंकल के पास काफी सारी सील्स है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप अपने कोई मोहन फ्रेंड को सोचकर या मोहन अंकल को सोचकर यहां पर इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हड़प्पा के ऊपर। एक्सकवेटेड बाय दयाराम साहनी 1921-23 के अंदर, और यहां पर आपको क्या मिलेगा, यहां पर मिलेगा ग्रेव यार्ड, कॉफिन बरियल्स आपको यहां पर मिलेंगे बेसिकली। ठीक है, तो इस चीज के लिए ये काफी ज्यादा फेमस है। कालीबंगन, कालीबंगन का मतलब क्या होता है, काली इज ब्लैक, बंगन का मतलब ऐसे ही बैंगल से लिया गया। ठीक है, तो यहां पर जब इस एरिया को निकाला जा रहा था ना, तो काफी सारी ब्लैक कलर की बैंगल्स यहां पर मिली, इसी वजह से नाम जो है वो काली बंगन रख दिया गया। यहां पर भी आपको काफी सारे फायर पिट्स मिल जाएंगे, काफी सारे ब्रोंज बुल के स्टैचू यहां पर निकले हैं, बीबी लाल के द्वारा इसे एक्सकवेट किया गया था। लोथल तो वैसे ही फेमस है, किस चीज के लिए बताइए, लोथल इज फेमस फॉर व्हाट? क्या ये डॉकयार्ड के लिए फेमस है? यस और नो में आंसर करिएगा। क्या लोथल डॉकयार्ड के लिए फेमस है, यस और नो? लोथल डॉकयार्ड बिल्कुल ठीक है। चलिए यहां पर आपको ट्विन बरियल्स भी मिलेंगे। ठीक है, ट्विन बरियल जिसमें एक ही बरियल के अंदर दो लोगों के जो आपके रिमेन्स है वो आपको मिलते हैं। बहुत जगह पे आपने देखा होगा कि एक ही बरियल के अंदर आपको एक आदमी के भी अवशेष मिलते हैं, एक डॉग के भी अवशेष मिलते हैं, वो भी आपको देखने को मिलेगा। पुराने टाइम के अंदर ऐसा भी किया जाता था। तो यहां पे लोथल के अंदर ट्विन बरियल्स आपको दिखाई देंगे, और यहां पर एस आर राव का नाम आता है। वैसे देखिए नाम यूपीएससी में पूछा जाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन पूछा जा भी सकता है। जिस तरीके से इस बार आपने क्वेश्चन पेपर देखा, पीसीएस जैसा पेपर आपका बनाया गया था यूपीएससी के अंदर, पीसीएस के अंदर तो ऐसे क्वेश्चन भरे हुए आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है अलामगीरपुर। अलामगीरपुर आपका फेमस है सेरेमिक आइटम्स के लिए, क्योंकि जब इस जगह को एक्सकवेट किया जा रहा था तो काफी सारी सेरेमिक आइटम्स आपको यहां से मिली। ठीक है, देन धोलावीरा, धोलावीरा तो वैसे ही अपने ड्रेनेज सिस्टम के लिए फेमस है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक्सकवेट किया गया जेपी जोशी के द्वारा। चानुदारो, चानुदारो अनदर इंपॉर्टेंट लोकेशन,
ये किस चीज के लिए फेमस है? देखिए यहां पर काफी सारे, जब इसको खोदा गया तो बीड्स मिले, मोती मिले, और बीड मेकिंग शॉप्स कहा जाता है कि यहां पर काफी सारी थी, और बैंगल्स फैक्ट्री भी यहां पर हो सकती थी, ये चीज बताई गई है। क्यों? क्योंकि बैंगल जो है, चूड़ियां जो है, उसके भी काफी सारे रिमेन्स आपको यहां पर मिले हैं। ठीक है, फुटप्रिंट्स ऑफ डॉग चेजिंग अ कैट, इस तरीके की जो इमेजेस है वो भी बनाई हुई है इस लोकेशन के ऊपर। देन कोट दीची जो पाकिस्तान में है, ये आपका सिंध रीजन में फॉल करता है, यहां पर भी बुल के जो स्टैचू है वो मिले हैं। मदर गॉडेस का जो स्टैचू काफी फेमस है वो भी आपको कोट दीची के अंदर मिला है। देसालपुर गुजरात के अंदर है, यहां पर आपको क्या मिला है? यहां पर आपको मैसिव स्टोन फोर्टिफिकेशन देखने को मिला है, और हड़प्पन पोट्री जो है, या फिर कहे कि पोट्री आपकी जो है यहां पर आपकी इस लोकेशन के लिए फेमस मानी जाती है। ठीक है, देन आपके पास है सरकोटोडा, ये आपका ट्रेड डॉग के लिए काफी फेमस था। इट वॉज अ कोस्टल सिटी, और वैसे भी जो भी आपकी कोस्टल सिटीज रहेंगी डेफिनेटली वहां से एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता होगा, दूसरे देशों तक वहां पर माल को पहुंचाया जाता होगा और वहां से इंपोर्ट भी किया जाता होगा। अब आते हैं ग्रेट बाथ। जल्दी से बताएं, ग्रेट बाथ कहां पर है? मोहनजोदारो में है या हड़प्पा में है? अब बताइए जल्दी से, याद रहेगा आपको, बताइए ग्रेट बाथ कहां पर है? इट इज एन एंशियंट स्ट्रक्चर जो पाकिस्तान में लोकेट करता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। ये माना गया कि 3rd BC के अराउंड बनाया गया था, और इसका यूज जो किया जाता था रिचुअलिस्टिक बेदिंग के लिए किया जाता था। रिचुअल बेदिंग इसके थ्रू करी जाती थी। ठीक है, और याद करिएगा मोहन अंकल को, या आपके जो मोहन फ्रेंड है, ग्रेट बाथ जो स्विमिंग पूल है वो उन्हीं के घर है। ठीक है, तो एक तरीके का स्विमिंग पूल है, यहां से भी उतरने का रास्ता है, एक रास्ता यहां से भी उतरने का है। ठीक है, तो ये जो था रिचुअलिस्टिक बेदिंग के लिए यूज किया जाता था। अब मैं आपको कुछ बरियल्स भी दिखा देता हूं, इस तरीके से दिखते हैं, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ हम बात ही कर रहे हैं, बरियल होते हैं, ट्विन बरियल होते हैं, सिंगल बरियल होते हैं, तो कुछ इस तरीके का है बरियल सिस्टम। जैसे आप देख रहे हैं यहां पर लोगों को इस एरिया में दफनाया हुआ है। सो इन जनरल बरियल्स इन द हड़प्पन पीरियड वर ऑल इन द ब्रिक और स्टोन, ब्रिक और स्टोन के थे, और ये जो है आपके रेक्टेंगुलर शेप के थे ज्यादातर। ठीक है, लेकिन कुछ जगह पर आपको ये ओवल शेप के भी दिखाई देंगे। शेप पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर, ओवल पिट्स भी आपको दिखाई देंगे। बॉडी जो थी वो यूजुअली यहां पर रखी जाती थी, और कई बार तो वुडन कॉफिन का भी इस्तेमाल किया जाता था। वुडन कॉफिन के अंदर रखकर फिर उसे बरियल ग्राउंड के अंदर रखा जाता था। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और बॉडी जो है यूजुअली वो किस तरीके से नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर रखी जाती थी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए, इस टाइम पर लोगों का लाइवलीहुड किस तरीके का रहा होगा। बेसिकली हम समझने की कोशिश करेंगे, लोग क्या पहना करते थे, क्या खाया करते थे, ऑर्नामेंट्स डालते थे या नहीं डालते थे, टूल्स इस्तेमाल करते थे या नहीं करते थे। तो बेसिकली जो लाइफस्टाइल है वो हम यहां पर लोगों का देखेंगे। देखिए अगर आज से 10,000 साल आगे जाकर कोई 21st सेंचुरी के लोगों का लाइफस्टाइल समझना चाहते हैं तो वो क्या करेगा? वो यूट्यूब पे जाके कुछ वीडियोस देखेगा, उससे समझ में आएगा अच्छा तब इस तरीके की टेक्नोलॉजी यूज होती थी, कोरोना आया था, कोविड की वजह से लोग घर पर बैठ के ही लेक्चर देख रहे थे, जोमेटो करके कुछ एग्जिस्ट किया करता था, ठीक है, अमेजोन करके कुछ एग्जिस्ट किया करता था। तो इस तरीके की बातें जो होंगी वो चलेंगी, और उनके पास तरीका क्या होगा? वो इस टाइम के वीडियोस देखेंगे, इस टाइम की किताबें पढ़ेंगे। लेकिन देखिए 2nd 3rd सेंचुरी के अंदर तो इस तरीके का बीसी की बात कर रहा हूं, कुछ एग्जिस्ट नहीं करता था। तो जितने भी हमें अवशेष मिले हैं उससे हमें समझ में आता है कि वो चीजें क्या खाया करते थे, क्या पिया करते थे। और अगर हमें चूड़ियां मिली हैं जो काली बंगन है, ब्लैक बेंगल्स, तो समझ में आता है कि चूड़ियां भी वो लोग पहना करते थे ना। यहां पर वीट और बार्ले का इस्तेमाल किया जाता था क्योंकि इसके अवशेष मिले हैं, वीट और बार्ले। ठीक है, फ्रूट्स के अंदर भी जो एविडेंसेस मिले हैं, पता चलता है कि बनाना एंड पोमेग्रेनेट वो भी यहां पर पाया जाता था। देन क्या लोग नॉन वेजिटेरियन थे? व्हाट डू यू थिंक? क्या लोग नॉन वेजिटेरियन थे? बोथ मेल्स एंड फीमेल्स वोर ऑर्नामेंट्स, भरत ने लिखा, बिल्कुल ठीक है, दोनों ही डाला करते थे। क्या नॉन वेज का कंजम्पशन किया जाता था? व्हाट डू यू थिंक? भावना कह रहे हैं यस, बाकी लोग बताइए। सोनू भी हाँ कह रहे हैं। सो अगर आप देखेंगे आंसर होगा बिल्कुल सही, यस। ठीक है, मीट फिश इनका कंजम्पशन तब भी किया जाता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनका कंजम्पशन तब भी किया जाता था। अब आते हैं ऑर्नामेंट्स के ऊपर। ऑर्नामेंट्स की बात करी जाए तो जैसे भरत ने बताया बिल्कुल ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल ही ऑर्नामेंट्स को डालेंगे, मेल फीमेल दोनों डालते थे। और इसके लिए मैंने आपको बताया था कि भारत एक खोज करके आपकी सीरीज है, उसको जरूर देखिएगा। वहां से आपको एंशियंट इंडिया, मिडीवल इंडिया, आपका आर्ट एंड कल्चर की बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है।
अराउंड 50 एपिसोड्स होंगे इसके, 50-55 एपिसोड, वो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। डीडी की सीरीज थी दूरदर्शन की, वो जरूर देखिएगा। नाउ आपने पुराने टाइम में देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने रामायण देखी होगी, महाभारत देखी होगी। आपने देखा होगा रामायण महाभारत में जो लोग थे वो काफी ऑर्नामेंट्स वगैरह, इवन जो मेल होते थे वो भी डाल के रखते थे, गले में माला डाल रखी है, हाथ में भी कुछ कुछ डाल रखा है, कड़े डाल रखे हैं, ठीक है। आज भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा नहीं है कि मेल जो है वो ऑर्नामेंट्स नहीं डालते हैं आज के टाइम में, आज भी डालते हैं, तब भी इस चीज का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। जो गोल्ड है, सिल्वर है, इसका इस्तेमाल तब भी किया जाता था। जो मेल है वो एम्यूलेट्स डाला करते थे, ठीक है, उनको लगता था कि जो एम्यूलेट्स होते हैं, जो ताबीज टाइप चीजें होती हैं, वो उनको हेल्प करेंगी काफी सारी बुरी शक्तियों से, ठीक है। तो ऑर्नामेंट्स का इस्तेमाल मेल फीमेल दोनों करते थे, ध्यान रखिएगा। अब अम्यूजमेंट के लिए हम बात करते हैं, आज के टाइम में सबसे बड़ा अम्यूजमेंट का सोर्स 21st सेंचुरी में क्या है, बताइए। व्हाट इज द बिगेस्ट अम्यूजमेंट का सोर्स? सर आपने 50 कंप्लीट एपिसोड्स देखे हैं, भावना पूछ रहे हैं। भावना मैंने वो 50 एपिसोड मल्टीपल टाइम्स देखे हैं, काफ़ी मुश्किल से मिले थे, मैं पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि 2012 के अंदर बड़ी मुश्किल से उनको हमने अरेंज किया था। 10 एपिसोड किसी स्टूडेंट ने ला कर दिए, हमारे साथ के बैचमेट ने, और किसी ने 15 एपिसोड ला कर दिए, काफ़ी मुश्किल से मतलब हमें मिले थे। लेकिन हाँ, मैंने उसे 2 से 3 बार देखा है, और आप डेफिनेटली देख सकते हैं। OTT के अंदर भावना आई थिंक अवेलेबल नहीं है, इट्स अ वेरी ओल्ड सीरीज, तो आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगी। यस अनुराग, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने प्रधानमंत्री के साथ इसको बताया था। और अच्छी चीज़ ये है कि आज आसानी से अवेलेबल है। मुझे याद है ये, आई थिंक इट वाज द मंथ ऑफ जुलाई और अगस्त, जुलाई अगस्त 2010, दैट वाज द टाइम जब हमारी क्लास में इस चीज़ को लेकर डिस्कशन हो रहा था कि किसके पास ये लेक्चर अवेलेबल है। हमारे किस बेसिकली क्लास में किसी के पास भी अवेलेबल नहीं थे, तो हमने ये चीज़ सोची कि जिसको जहां से मटेरियल मिलेगा, किसी को टोरेंट से मिले तो टोरेंट से ले आओ, किसी को कहीं से मिले वहां से ले आओ। तो फिर हमने क्या किया, पेन ड्राइव हुआ करती थी तब, तो क्लाउड वगैरह इतना नहीं चला करता था, तो पेन ड्राइव में किसी को 5 एपिसोड मिले, किसी को 10, किसी भी सोर्स से, फिर वो करके हमने इकट्ठे किए थे। खैर, यहां पर चलिए चलते हैं, यहां पर आगे चलते हैं। अम्यूजमेंट के लिए जैसे आपने बताया कि ग्रेट सोर्स OTT है, वैसे यूट्यूब कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। वैसे मोबाइल फोन जो आपका है, बेसिकली दैट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, अगर हम डिवाइस की बात करते हैं तो, ठीक है। फिर डिवाइस के अंदर आप OTT पे भी जा सकते हैं, यूट्यूब पे भी जा सकते हैं, और दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी जा सकते हैं। लेकिन उस टाइम पर लोग कैसे अपना टाइम पास करते होंगे? इस तरीके के खिलौने बनाकर, जो क्ले होता है, क्ले के खिलौने बनाए जाते थे, पेंटिंग्स करी जाती थी, ठीक है। साथ ही साथ इस खिलौने को बर्ड की शेप दी जाती थी, और उसमें कुछ होलो स्पेस छोड़ा जाता था ताकि वो सीटी की तरह, विसल की तरीके से काम करे, ठीक है। और जो ओल्ड पीपल थे, वो आपने देखा होगा गांवों में जाते होंगे, हुक्का वुक्का रखा होता है, हुक्के के साथ जो लोग हैं ताश खेल रहे होते हैं, तो वो गैम्बलिंग जो थी वो तब भी करी जाती थी, ठीक है। हालांकि तब ताश का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, कार्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। तो जो ओल्ड लोग होते थे, ओल्डीज जो होते थे, वो गैम्बलिंग क्या करते थे, और जो बच्चे हुआ करते थे, वो जो क्ले की डॉल्स हो गई, क्ले की कार्ट हो गई, मार्बल्स हो गए, इनका इस्तेमाल किया करते थे खेलने के लिए, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें आप देख रहे हैं बदल रहे हैं, कुछ कुछ चीजें एज इट इज आज भी हमें देखने को मिलती हैं। ऑक्यूपेशन, लोग क्या काम किया करते थे, सोचिए, आपको क्या लगता है लोग क्या काम करते होंगे उस टाइम पर? लोगों का क्या काम होता होगा, क्या काम करते होंगे लोग? सो बेसिकली जो काम था, पहला था क्लोथ्स को वीव करना, ठीक है। इसके अलावा ट्रेडिंग एंड कॉमर्स चला करता था तब, ट्रेडिंग किया करते थे लोग, कॉमर्स में इन्वॉल्व रहते थे। अच्छा, देखिए मेटल्स आ चुकी हैं, ध्यान रखिए, मेटल्स आ चुकी हैं। मेटल वर्क होता था या नहीं होता था? मेटल वर्क भी होता था। साथ ही साथ आपको एग्रीकल्चर तो दिखाई देगा ही, जो आज भी एग्जिस्ट करता है। भरत कह रहे सर गैम्बलिंग किस चीज से करते थे विदाउट कार्ड्स? कार्ड्स नहीं थे तब, उनका वो होता था, चौपड़ वगैरह होता था, मार्बल्स का भी कई बार इस्तेमाल करते थे, उस तरीके की चीजें वो यूज किया करते थे। बट हाँ, ताश नहीं थी, ठीक है। आपने वैसे देखा होगा, जो महाभारत वगैरह में भी देखेंगे तो उसमें भी चौपड़ का इस्तेमाल किया जाता है, ताश का इस्तेमाल नहीं है। तो उस तरीके से यहाँ पर गैम्बलिंग करी जाती थी। वैसे अगर आप देखेंगे 21st सेंचुरी में तो ताश का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। आजकल किस चीज से गैम्बलिंग करी जाती है, बताएं? आजकल किस चीज से गैम्बलिंग करी जाती है? वीडियो गेम्स लिखा है भावना ने, ओके। आपका काफी सारे लोग मैचेस वगैरह में भी इस तरीके से इन्वॉल्व रहते हैं।
राजेंद्र कह रहे हैं सर आपने बताया था कि काऊ के कोई भी शख्स नहीं मिला तो फिर ऑक्स कैसे पॉसिबल है? कौन से ऑक्स की बात कर रहे हैं? मैंने बताया कि आपको सील के ऊपर बफेलो जो है उसकी इमेज दिखाई हुई है, सील के ऊपर बफेलो की जो है वो इमेज दिखाई हुई है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। आगे जाके आपको काऊ और बफेलो जो है और ऑक्सेस जो है वो देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी तक क्या था, अभी तक बफेलो की सिर्फ एक इमेज जो है वो आपको सील के ऊपर दिखाई गई है, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए यहां से आगे बढ़ते हुए मैंने आपको बताया था सील्स का इस्तेमाल किस लिए किया जाता था, ट्रेडिंग के लिए किया जाता था, एजुकेशन के लिए किया जाता था, और चीजों को स्टैंप करने के लिए किया जाता था। आपको मोहनजोदारो के अंदर इस तरीके की सील्स मिल जाएंगी, इवन इराक के अंदर भी यहां पर लोथल जो डॉक है उसके आसपास भी इस तरीके की जो सील्स हैं वो काफी सारी मिल जाएंगी। क्यों? क्योंकि इन सील्स का इस्तेमाल जो है ट्रेडिंग के लिए वहां पर किया जाता था, ठीक है। चलिए इससे आगे बढ़ते हुए चलते हैं रिलीजन। क्या लगता है आपको, लोगों का कोई रिलीजन था या नहीं था? व्हाट डू यू थिंक? रिलीजन में बिलीव क्या करते थे लोग? आपको याद होगा मैंने कहा था आपको एक मदर गॉडेस का स्टैचू मिला है, मदर गॉडेस का स्टैचू मिला है, जिससे समझ में आता है कि हाँ यहाँ पे रिलीजन कुछ हद तक तो एग्जिस्ट करता था। हालांकि ये है वो आप कहते हैं ना कि काफी सारे करोड़ देवी देवता हैं, वो अभी नहीं है, वो अभी कॉन्सेप्ट नहीं आया, लेकिन हाँ यहां पर आपको मदर गॉडेस का स्टैचू मिला है। साथ ही साथ यहां पर कुछ आपके जो नेचुरल आपकी पावर्स होती हैं, ठीक है, उनको लोग ट्रस्ट किया करते थे, उनको यहां पर रेवर किया करते थे। जैसे कि यहां पे बिजली चमकती थी तो उसको यहां पर रिस्पेक्ट करी जाती थी, फायर की रिस्पेक्ट करी जाती थी, ठीक है, पीपल ट्री की रिस्पेक्ट करी जाती थी, ठीक है। तो ये कुछ आप कह सकते हैं सेक्रेड आइटम्स थी, ध्यान रखिएगा। यहां पर सेक्रेड आइटम में क्या था, पीपल ट्री हो गया, पीपल ट्री की सील यहां पर मिले जैसे समझ में आता है, और साथ ही साथ मदर गॉडेस हो गया, ये ध्यान रखिएगा। नाउ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, क्या लगता है आपको, सोसाइटी अलग अलग सिस्टम्स के अंदर डिवाइडेड थी या नहीं, बताएं। सो आंसर इज अभी तक ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला जिससे पता चले कि ये जो बकवास सिस्टम था, इसे क्या कहा जाता है, बकवास सिस्टम, क्योंकि सिस्टम ही बकवास था बिल्कुल। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा, दिस इज द बकवास सिस्टम। ये बकवास सिस्टम अभी तक नहीं आया था, ये कब आएगा, ये ज्यादा इसके आने के जो चांसेस बनते थे वो थे लेटर वैदिक एरा के अंदर, क्योंकि अर्ली वैदिक एरा के अंदर एवरीथिंग वाज प्योर, एवरीथिंग वाज सीक्रेट, लेकिन लेटर वैदिक एरा के अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो खराब हो जाती है, वो यहां पर आपको देखने को मिलेगी। सो व्हेन समबडी आस्क्ड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सो देयर वाज अ डिबेट, पहले तो डिबेट होती थी आईवीसी के अंदर, कुछ लोग कहते थे कि यहां पर डेमोक्रेटिक सिस्टम था, कुछ लोग कहते थे यहां पर किंगडम थी, उस चीज को लेकर डिबेट अभी भी चलती है। बट हाँ व्हेन इट कम्स टू कि यहां पर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को लेकर कोई दिक्कत है, तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के देयर आर नो साइंस ऑफ प्रूफ ऑफ एनी पर्टिकुलर सिस्टम। फिर हमने यहाँ पे बरियल के बारे में देखा, बरियल प्रैक्टिसेस में आपको बता ही चुका हूं। इसके अंदर बरियल सिस्टम किस तरीके से यूज किए जाते थे, नॉर्थ टू साउथ, ट्विन बरियल भी आपको दिखाई दे जाएंगे। इसमें कई बार वुडन कॉफिन का भी इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट आइटम्स होती हैं उनको भी जो व्यक्ति यहां पे मरता था उसके साथ रखी जाती थी। फॉर एग्जाम्पल उसके पास अगर कुछ इस तरीके के पिक्चर्स रखे हुए हैं या उसके पास कुछ ऑर्नामेंट्स हैं तो उसको भी उस व्यक्ति के साथ ही दफना दिया जाता था, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा इसके बारे में भी। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए, क्लास डिफरेंसेस, आपको ये चीज वैसे मैंने बताई है कि लार्जली जो वो बकवास सिस्टम है वो एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन कहीं ना कहीं सिटी दो पार्ट में डिवाइडेड थी, वन वाज सिटाडल एंड वन वाज लोअर टाउन, ठीक है, वन वाज सिटाडल वन वाज लोअर टाउन। इट इज एविडेंट फ्रॉम द अपर सिटाडल एंड लोअर पार्ट टाउन प्लानिंग कि एक क्लास डिफरेंस यहां पर, इवन दो बकवास सिस्टम नहीं था, लेकिन हाँ क्लास डिफरेंस आपको यहां पर देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक सोसाइटी में एक लोकेशन ऊंची है, यहां पर कुछ लोगों के घर हैं, कुछ लोगों की बिल्डिंग्स हैं, एक सोसाइटी नीचे है, यहां पर काफी सारे क्वार्टर्स हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, जब आपकी पोस्टिंग भी होगी ना, पहली पोस्टिंग पे आप जाएंगे तो क्या होगा, जो ऑफिसर्स के घर हैं एक ही लोकेशन पे होंगे, यहाँ पर ये ऑफिसर्स के बड़े बड़े बंगलोज आपको मिले दिखाई देंगे। मान लीजिए कि 3 बंगलोज हैं यहाँ पे ऑफिसर के। फिर आपको यहाँ पे ग्रुप बी जो लोग हैं उनके घर दिखाई देंगे, क्योंकि ये ग्रुप ए है जो आप लोग बनने वाले हैं, यहाँ पर इनके भी छोटे छोटे घर होंगे। फिर ग्रुप सी आपको दिखाई देगा, ठीक है, इसमें बहुत सारे घर होंगे, ये सेम ही लोकेशन पे। और इसी तरीके से फिर ग्रुप डी आपको दिखाई देगा,
ठीक है। तो बेसिकली यहां पर अगर आप आज भी बात करें, क्या ये क्लास डिफरेंस आपको देखने को मिलता है? ये आपको देखने को, आप फर्स्ट पोस्टिंग नहीं देख लेंगे इस चीज को। जैसे मैं आपको बताऊं, जब वैसे तो अलग अलग जगह पे पोस्टिंग हुई है मेरी, तो अलग अलग जगहों पे घरों का सिस्टम अलग था। जैसे कि यहां पर क्या था, यहां पर एक पर्टिकुलर लोकेशन थी, एक पर्टिकुलर स्ट्रीट थी, इसमें दोनों साइड पे जो ऑफिसर्स हैं उनके बंगलोस बने हुए थे, ठीक है, आमने सामने, ठीक है। तो ये तो हो गया ऑफिसर बंगलोस। इसमें काफी आगे जाकर फिर आप लेफ्ट टर्न लेते हैं, यहां पे ग्रुप सी और ग्रुप डी के जो लोग हैं उनके घर दिखाई देंगे। फिर आप इस लोकेशन पे जाएंगे ऑन द अदर साइड, वहां पर भी ग्रुप सी और ग्रुप डी के आपको घर दिखाई देते हैं, क्वार्टर्स दिखाई देते हैं बेसिकली, जिसमें काफी मतलब जो आपको साइज होता है वो भी छोटा होता है, अदरवाइज ऊपर नीचे जो है वो वहां पर स्टाफ आपका रह रहा होता है, ठीक है। तो उसी तरीके का सिस्टम कुछ पहले भी एग्जिस्ट करता था। सिटाडेल था जहां पर आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग थी, जो एरिस्टोक्रेसी थी वो कहा जाता है कि इस एरिया में रहती थी, बाकी सभी लोग जो थे वो छोटे छोटे क्वार्टर्स में यहां पर रहा करते थे, ठीक है। तो ये क्लास डिफरेंस आपको तब भी देखने को मिलता था। अब आते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर के ऊपर। टाउन प्लानिंग की बात करें तो वैसे भी इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन जानी इसलिए जाती है क्योंकि रेक्ट एंगुलर रोड्स आपको दिखाई देती हैं, जैसे कि आज आपको चंडीगढ़ में देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो उस तरीके का सेटअप था। यहां पर ग्रिड सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। देखिए ये मैं नोट्स बनाता जा रहा हूं साइड में आपके, ठीक है। तो ये चीज आपको हेल्प करेगी बाद में भी रिकॉल करने में कि सर ने सिटाडेल लिखा था, यहां पे बताया था, एग्जाम्पल भी दिया था कि ऑफिसर के घर अलग जगह पे होते थे और बाकी सिटीज में जो लोगों के घर थे वो अलग जगह पे थे, ठीक है, नंबर भी वहां पे आता था। तो ये आपको हेल्प करेगा आगे जाके। बिग रोड्स थी, काफी चौड़ी चौड़ी रोड यहाँ पे यूज करी गई थी और बीच बीच में पिट्स भी बनाए गए थे ताकि वो क्लीनिंग का जो पूरा काम है वो आसानी से किया जा सके, ठीक है। बिल्डिंग्स यहां पे देखिए, ड्वेलिंग हाउसेस आपको दिख जाएंगे रहने के लिए, जो रेजिडेंशियल एरिया है वो आपको दिख जाएगा। देन आपको कुछ बिल्डिंग्स भी दिखाई देंगी, जैसे बिल्डिंग्स के अंदर क्या आ जाएगा आपका, ग्रीनरी आ जाएगा जहां पे सारा खाने पीने का सामान रखा जाता था, ठीक है। आपके होल्स बनाए जाते थे यहां पर पब्लिक बाथ बनाया गया था, और इन सब चीजों को बनाने के लिए बर्न्ट ब्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता था इस कंस्ट्रक्शन को करने के लिए, ठीक है। तो सिटाडेल एक ऊंची बिल्डिंग, यहां पे देखिए, दिस इज द सिटाडेल, ये सिटाडेल है, ये छोटे छोटे आपके टाउन है। इसमें भी लोकेशन बताई है। ईस्ट के अंदर क्या है, ईस्ट के अंदर आपका आएगा लोअर टाउन, और वेस्ट के अंदर क्या आएगा आपका सिटाडेल, ठीक है। ये कौन सी लोकेशन है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, ध्यान रखिएगा। एंटायर सिटी वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, सिटाडेल ऑन द वेस्टर्न साइड और लोअर टाउन ऑन द ईस्टर्न साइड। याद रखने का तरीका ये भी है कि वेस्टर्न लोग जो थे अपने आप को सुपीरियर मानते थे, इसी वजह से सिटाडेल ऊपर आया है। हालांकि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है, वेस्टर्न लोग तो अभी आई नहीं यहाँ पे, अभी तो हम खुद ही यहाँ पर रूल कर रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि वेस्टर्न लोग अपने आप को ईस्टर्न के कंपैरिजन में सुपीरियर मानते हैं, अपने आप को व्हाइट रेस कहते हैं, इस वजह से जो सिटाडेल है वेस्ट लोकेशन पे और ऊंचाई पे बनाया गया, सिर्फ याद रखने का तरीका है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बात करूं जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स थी, जैसे कि पिलर्ड हॉल हो गए, कोर्ट यार्ड्स हो गए, कोर्ट यार्ड्स हो गए, पिलर्ड हॉल्स हो गए, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स हो गई, और साथ ही साथ ग्रीनरी, वो कहां थी, वो आपकी सिटाडेल में थी, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट लोकेशंस मानी जाती थी, ठीक है। लेकिन बाकी छोटे छोटे जो क्वार्टर्स हो गए, वन रूम के क्वार्टर्स हो गए, वर्किंग क्लास लोगों के लिए पब्लिक बाथ्स, पब्लिक बाथ्स में आपका ग्रेट बाथ भी आता है, ठीक है, क्योंकि वो सभी लोगों के नहाने के लिए था, रिचुअलिज्म के लिए था, वो आपको लोअर टाउन में दिखाई देगा, ठीक है। तो ग्रेट बाथ हो गया, लोगों के छोटे छोटे क्वार्टर्स हो गए, वो आपको कहां दिखाई देंगे, वो आपको लोअर टाउन्स में, सिटी में जो छोटे नीचे लेवल पे बनाए गए वहां पर दिखाई देंगे। ड्रेनेज सिस्टम कुछ इस तरीके का था, स्मॉल ड्रेन्स का इस्तेमाल किया जाता था जो इवेंचुअली जाकर लार्जर ड्रेन्स को कनेक्ट करते थे। तो इस तरीके से पूरा ड्रेनेज सिस्टम, जो पानी की निकासी जो थी वो यहां पर करी जाती थी, ठीक है। स्कल्पचर के अंदर देखते हैं काफी सारी सील्स हमें देखने को मिले, जिससे कि उस टाइम पर लोगों के स्कल्पटिंग के स्किल कैसे थे वो हमें यहां पर पता चलते हैं, ठीक है। सील जो है एक स्मॉल पोर्टेबल आर्टिफैक्ट हुआ करता था, इसके जो यूसेज है वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है, इसकी यूटिलिटी जो है वो मैं आपको बता चुका हूं। नाउ यहां पर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि लैंग्वेज को लेकर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां पर पिक्टोग्राफिक लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया। अगर आप देखेंगे यहां पर आपको पिक्चर्स दिखाई देंगे, तो लैंग्वेज कैसी है, पिक्टोग्राफिक लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया। एंड ये किस तरीके से लिखी जाती थी, राइट टू लेफ्ट, देन लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, देन लेफ्ट टू राइट। अभी क्या होता है, देखिए उर्दू लिखते हैं तो राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, फिर राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, हिंदी या इंग्लिश लिखते हैं तो लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। लेकिन यहां पर
ये जो है इसे कहा जाता था बोस्ट्रोफेडोन टाइप ऑफ राइटिंग, जिसमें क्या कर रहे हैं, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, ठीक है। क्या कहते थे इसे, बोस्ट्रोफेडोन, ठीक है। इसको पूरी तरीके से डिसाइफर नहीं किया गया, ये ध्यान रखिएगा। इसका क्या मतलब है, जिस दिन डिसाइफर कर लिया जाएगा उस दिन बहुत सारी चीजें हमें और भी पता चल जाएंगी। मैंने आपको बताया कि इस टाइम पे स्कल्पटिंग के काम काफी अच्छे से किया जा रहा था। तो ये आपका है स्टैचू, ये क्या है बता सकते हैं कोई मुझे, दिस इमेज ये क्या बताती है, काफी फेमस फिगर है। इनको कहा जाता है डांसिंग गर्ल, ठीक है। और ये कहा जाता है कि ये जिस पोस्चर में खड़े हैं उसे कहा जाता है त्रिभंगा पोस्चर। ये आपको त्रिभंगा क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे आर्ट एंड कल्चर के अंदर भी, क्योंकि डांस फॉर्म के अंदर आपको त्रिभंगा पढ़ने को मिलेगा। इसको बनाया गया है एक टेक्निक से जिसको कहा जाता है सायर परडू टेक्निक, ठीक है। सायर परडू टेक्निक, जिसे कि लॉस्ट वैक्स टेक्निक भी कहते हैं। किसी ने सुना है लॉस्ट वैक्स टेक्निक के बारे में? आई एम प्रीटी श्योर किसी ना किसी ने जरूर सुना होगा। जो ब्रोंज की फिगर्स बनाई जाती है ना, उसमें इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। बताएं किस तरीके से। लॉस्ट वैक्स टेक्निक में क्या होता है? क्या किया जाता है इसके अंदर, याद आया किसी को? इसमें बेसिकली पहले आप एक वैक्स की जो फिगर है उसे बनाते हैं, ठीक है। और इसके चारों तरफ आप क्या करेंगे, जो आपका टेम्परेरी मटेरियल होता है, मान लीजिए कि ये जो है एक फिगर आपने बनाई, इसके चारों तरफ आपने क्या किया, इसके चारों तरफ आपने कोई प्लास्टर लाइक मटेरियल जो होता है उसे यूज करा। फिर क्या होगा, आप जो अंदर का वैक्स होता है उसको लिक्विड करके उसे निकाल लेंगे, ठीक है। क्योंकि वैक्स को तो निकालना काफी इजी होता है, तो वो पूरा का पूरा वैक्स जो होगा पिघल के निकल जाएगा। और फिर आप उसके अंदर क्या करेंगे, जो मोल्टन या मेल्टेड मेटल है उसको उस खांचे के अंदर डाल देंगे। तो क्या हुआ, पहले एक खांचा बनाया, खांचे के अंदर क्या है, वैक्स है, वैक्स को आपने पिघाल कर निकाल लिया। अब पूरी जगह खाली बच गई उसके अंदर, जो अंदर अब खांचा है खांचा खाली हो गया। उसके अंदर आपने मेटल को, पिघली हुई मेटल को भर दिया, फिर उसे ड्राई करने के लिए रख दिया। और जब वो ड्राई होगी, बाहर का जो प्लास्टर है वो आपने अलग करके हटा दिया, मिट्टी विट्टी जो थी उसे निकाल दिया। अब क्योंकि आपको खांचे की जरूरत नहीं है, खांचे का काम पूरा हो गया, तो वो जो मेटल की फिगर है वो बाहर निकल आएगी। ये टेक्निक होती है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द सायर या सीरे पर्डू टेक्निक भी इसे कहा जाता है। टेराकोटा का इस्तेमाल किया जाता था। और इस तरीके के जो टॉयज हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। टॉयज हो गए, एनिमल फिगर्स भी बनाई जाती थी, ठीक है। कार्ड्स आपको मिल जाएंगी, कार्ड्स बनाई जाती थी, व्हील्स बनाए जाते थे, ठीक है। और पोट्री का काम भी आपको काफी अच्छा यहां पर देखने को मिलेगा। आपको प्लेन पोट्री भी मिलेगी इस टाइम पर, जिसके ऊपर कुछ ज्यादा काम नहीं किया होगा, और पेंटेड पोट्री भी मिलेगी, ठीक है। प्लेन और पेंटेड, पेंटेड में भी कौन सा कलर, रेड ब्लैक, आपको पोट्री यहां पर दिख जाएगी, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। जो स्टोन फिगर्स है, मैंने आपको बताया था बेर्डेड मैन, बेर्डेड प्रीस्ट, कहां पर मिला है बेर्डेड मैन, याद करिए, बिना ऑप्शन देके बताइए। क्योंकि यही पावर होती है जब आप किसी चीज को फनी बना देते हैं या फिर एसोसिएशन उसके अंदर यूज करते हैं, साइकोलॉजी की टेक्निक है, तो आपको ऑप्शन की भी जरूरत नहीं है। मैंने पूछा बेर्डेड मैन कहां मिला है, आप सीधा आंसर देंगे मुझे बिना ऑप्शन के, बताइए। मोहन, बहुत बढ़िया, भावना ने यहां पे आंसर किया है, बिल्कुल ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीजें जो है हमने कुछ कुछ यहां पे डिस्कस करी है। मोहन अंकल लिख दिया है यहां पर, चलिए सोनू का भी आंसर करेक्ट है। चलिए फिर हम यहां पर चलते हैं, इससे आगे बढ़ते हुए। यहाँ पे नहीं नहीं, ये टेराकोटा का नहीं है, दिस इज ऑफ रेड सैंडस्टोन, ठीक है। रेड सैंडस्टोन का ध्यान रखिएगा, भरत ने क्वेश्चन पूछा था। फॉल ऑफ हड़प्पन। अब हड़प्पा सिविलाइजेशन, या जिसको हम कहते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, आखिर खत्म कैसे हुई? 1500 बीसी का टाइम पीरियड है, जब कहा जाता है, ऐसा माना जाता है हिस्टोरियंस, क्योंकि पास्ट में तो जाके देख नहीं सकते, जब कहा जाता है कि आर्यंस यहां पर आना शुरू हुए थे, ठीक है। तो कुछ लोग मानते हैं कि अलग अलग रीजन की वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है खत्म हुई। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि आर्यन का इन्वेजन हुआ, कुछ लोग ये कहते हैं। आपने भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ इसमें सुना होगा, बताइए। और क्या कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि फ्लड आ गया था, फ्लडिंग हुई जिसकी वजह से ये सिविलाइजेशन खत्म हुई। कुछ लोग कहते हैं कि जो रिवर है, रिवर ने अपने रूट्स को चेंज कर लिया, रिवर के जो रास्ते थे वो बदल गए, जिस वजह से यहां पर क्या हुआ, यहां पर ये सिविलाइजेशन खत्म हो गई। कुछ लोग कहते हैं कोविड जैसा पेंडेमिक आया था,
जिसकी वजह से ये सिविलाइजेशन खत्म हो गई। कुछ लोग कहते हैं सूखा पड़ गया था, बाढ़ नहीं आई थी, सूखा पड़ गया था, ठीक है, जिसकी वजह से यहां पर ड्राउट लाइक सिचुएशन की वजह से प्रॉब्लम हुई और यहां पर काफी सारे लोगों की जान भी चली गई और ये पूरी सिविलाइजेशन खत्म भी हो गई, ठीक है। और यहां पे रिवर सिस्टम हो गया, फ्लड हो गया, ड्राउट हो गया, पेंडेमिक हो गया, आर्यन इन्वेजन, ये कुछ थेरीज जो है वो यहां पर काफी सारे हिस्टोरियंस के द्वारा दी गई है, लेकिन फाइनली कंक्लूजन अभी तक भी कुछ नहीं हुआ है क्योंकि अलग अलग हिस्टोरियंस अलग अलग चीजों को मानते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं, यहां पर मैं आपको एक बार जो क्वेश्चंस है वो दिखा देता हूं। 10 क्वेश्चन हम यहां पर डिस्कस करेंगे, कुछ इस तरीके से रहने वाले हैं। जल्दी से अपने टारगेट को सेट करें कि आउट ऑफ 10 आप कितना स्कोर करने वाले हैं, बताइए। फिर हम वन बाय वन क्वेश्चंस को देखते हैं। छह की हमारी कट ऑफ रखी गई है। चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर, यहां पर टारगेट सेट कर लीजिएगा एक बार जरूर। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट हड़प्पा। हड़प्पा को लेकर पूछे, बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। हड़प्पा की जो लैंग्वेज है वो अननोन है, लैंग्वेज के बारे में अभी ज्यादा कुछ पता नहीं चला है। हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड, पहली साइट जो थी उसको डिस्कवर किया गया था वो हड़प्पा ही थी। इट इज लोकेटेड इन पंजाब इंडिया, ये पंजाब इंडिया के अंदर लोकेट करती है। 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, सोच समझ के आंसर करिएगा, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। टारगेट आप लोगों ने अच्छा सेट किया है, 9 10 8 7 मुझे दिखाई दे रहा है। क्या लगता है आपको क्या आंसर होगा? फर्स्ट का आंसर ए आया है, भावना राजेंद्र दोनों का, विच इज द करेक्ट आंसर ऑल्सो, क्योंकि लैंग्वेज जो है अननोन है, अभी इसे डिसाइफर नहीं किया गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हड़प्पा पहली साइट थी, इसी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, एंड इट इज लोकेटेड ऑन द पाकिस्तान साइड, ठीक है, पाकिस्तान में लोकेट करती है, पंजाब इंडिया वाली साइड नहीं है। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहां पर, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अलामगीर इज लोकेटेड एट, अलामगीर एक साइट है, ये कहां पर लोकेट करती है? 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, सोच समझ के आंसर करिए। पीछे मैप मैंने आपको दिखाया था, वहां पर अलामगीर भी था, बताएं कहां पर लगता है ये लोकेट करती है। सोनू तिवारी कह रहे हैं ए, क्या लगता है आपको अलामगीर कहां पर लोकेट करती है? अलामगीर इन यूपी, भावना ने लिखा है, सोनू ने लिखा है, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे अनुराग नायक का भी आंसर करेक्ट हो जाता है, इट इज इन यूपी, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। काफी इंपॉर्टेंट साइट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि बताया था ना, ईस्ट में कहां तक है आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन? यूपी तक। नॉर्थ में कहां है? जेएनके। वेस्ट में काबुल आ गया था, और साउथ में क्या था? महाराष्ट्र। चलिए यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच आर द एनिमल्स ऑफ पशुपति सीट, इनमें से कौन कौन से एनिमल्स हैं? 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, जल्दी से बताएं। क्या राइनो है, टाइगर है, एंटीलोप है? हाउ मेनी यूनिक एनिमल्स आर देयर, ये भी मुझे आंसर करके बताइएगा। हाउ मेनी यूनिक एनिमल्स आर देयर? थर्ड क्वेश्चन का आंसर करिए। भावना ने दाइमाबाद लिखा है, ठीक है, सदर्न डायरेक्शन में गए हैं। थर्ड का आंसर राजेंद्र डी कह रहे हैं, ओके। सोनू भी डी कह रहे हैं, भावना भी डी कह रहे हैं, शिपोई ने ए आंसर किया है, ओके। मैंने आपको बताया था ऊपर क्या था, ऊपर राइनोसरस, अपर लेफ्ट कॉर्नर में, राइट कॉर्नर में एलिफेंट, लोअर राइट में टाइगर, यहां पर बफलो, नीचे 2 एंटीलोप, ठीक है। कितने यूनिक एनिमल्स हो गए? 5। कितने टोटल एनिमल्स हो गए इन तीनों में से? तीनों ही। डी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये 2 एंटीलोप है, बफलो, टाइगर, एलिफेंट, राइनो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, आपको मैच करना है। लेफ्ट साइड पे दिया है लोकेशन, साइट्स के नाम दिए हैं, राइट साइड में स्टेट्स के नाम दिए हैं। बताइए क्या आंसर होगा? धोलावीरा पंजाब में है, लोथल गुजरात में है, कालीबंगन राजस्थान में है, बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? फोर्थ का आंसर भरत ने ए दिया है, राजेंद्र भी ए कह रहे हैं। चलिए, तो कालीबंगन, ब्लैक बेंगल्स कहां पर है? राजस्थान में, करेक्ट। लोथल कहां है? गुजरात में। धोलावीरा, धोलावीरा भी आपकी कहां पर है? गुजरात के अंदर, ध्यान रखिएगा। धोलावीरा वाटर मैनेजमेंट के लिए जानी जाती है, काफी इंपॉर्टेंट साइट है। ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक, ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ कहां मिलेगा आपको? अब तो ऑप्शन की भी जरूरत नहीं है आपको, बताइए ग्रेट बाथ कहां मिलेगा आपको? जहां पे लोग रिचुअल बेदिंग करने के लिए जाते थे, ये लोकेशन कहां पर है, कहां पर मिलेगी ये जगह?
बिल्कुल सही है, मोहन अंकल को मत भूलिएगा। मोहन अंकल के पास क्या क्या है? मोहन अंकल के पास है ग्रेट बाथ, जिसको कहा जाता है पूल। मोहन अंकल के पास है पशुपति सील, पैसा बहुत है। मोहन अंकल को डांस देखने का शौक है, डांसिंग गर्ल याद रखिएगा, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। मोहन अंकल बियर्डेड है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिएगा। सी के आगे चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बात कर रहे हैं इन विच साइट बीड मेकिंग शॉप्स आर फाउंड। कहां पर ये मोती वाली जो शॉप्स थी ये मिली है, वहां पर बैंगल्स भी काफी मिली है, जल्दी से बताएं। बीड मेकिंग शॉप कहां पर मिली है आपको? दस में से 10 स्कोर करिएगा आज। सो करेक्ट आंसर क्या है? सिक्स का बी दिया है राजेंद्र भरत भावना ने, बिल्कुल ठीक है। चानू दारो इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 जो है बात कर रहा है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, या फिर किस स्टेटमेंट बेसिकली किस लोकेशन को बता रही है। दिस साइट इज इन कच्छ गुजरात। कच्छ गुजरात में ये साइट है। यहां पर आपको स्टोन फोर्टिफिकेशन भी मिल जाएगा और यहां पर काफी सारी सील्स आपको मिलेंगी जिसके ऊपर कुछ स्क्रिप्ट लिखी हुई है। तो हम कौन सी ऐसी गुजरात की कच्छ की साइट है जिसके बारे में बात करें? कोट डीजी, राखीगढ़ी, सरकोटाडा, देसालपुर, बताएं किसके बारे में बात कर रहे हैं। कच्छ में लोकेट करती है। सी आंसर आ रहा है राजेंद्र भरत, सी लिख रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। यहां पर किसका आंसर? किसी का भी नहीं। किस साइट की बात कर रहे हैं? कच्छ में लोकेट। सरकोतादा कहां पे लोकेट करती है, बताएं। सरकोतादा कहां पे लोकेट करती है? गुजरात के अंदर। चलो मैं समझ सकता हूं आपका डाउट इस चीज को लेकर। कोट डीजी कहां है? देखिए राखीगढ़ी तो हटा दीजिए, राखीगढ़ी कहां है? हरियाणा के अंदर। कोट डीजी कहां है? इंडिया में या पाकिस्तान में? कोट डीजी कहां पर लोकेट करती है? इट इज इन सिंध रीजन, पाकिस्तान के सिंध रीजन में। इसको भी हटा दीजिए। जो कंपटीशन था वो सी और डी के बीच में था। एंड मैं समझ सकता हूं काफी सारे लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने बेसिकली सी ही आंसर किया है। लेकिन यहां पर जहां पर आपको स्टोन के फोर्टिफिकेशन मिल जाते हैं, जहां पर आपको ऐसी सील्स मिल जाते हैं जिसके ऊपर स्क्रिप्ट लिखी हुई है, दैट इज देसालपुर, ठीक है। डी आपका यहां पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। इवन दो सरकोटाडा जो है वो भी आपकी गुजरात के अंदर लोकेट करती है, बट स्टिल आंसर विल बी देसालपुर, जो कि तीनों स्टेटमेंट को जस्टिफाई करता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, जो कि ग्रेट बाथ को लेकर है। पूछा कि पर्पस क्या थे इस ग्रेट बाथ के? क्या रिचुअल बेदिंग के लिए किया जाता था? सोल ट्रांसमाइग्रेशन के लिए किया जाता था? रिलीजन के अंदर बताया था कि आप ऐसा करो, बताइए क्या लगता है आपको? ग्रेट बाथ का इस्तेमाल किस चीज के लिए किया जाता था? डी आंसर आ रहा है, राजेंद्र ने भी डी लिखा है। अनुराग ने भी डी लिखा है। देखिए पहली बात तो उस टाइम पर कोई फॉर्मल रिलीजन ऐसा कुछ एग्जिस्ट तो नहीं करता था। मैंने कहीं पर भी आपने देखा होगा कोई हिंदुइज्म का नाम नहीं लिया, कोई ब्राह्मणिज्म का नाम नहीं लिया, ठीक है, कोई वैष्णविज्म का, इस्लाम का नाम नहीं लिया, क्योंकि कोई प्रॉपर रिलीजन एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और जब कोई रिलीजन एग्जिस्ट ही नहीं करता तो रिकमेंडेशन कहां से आएगी? सोल ट्रांसमाइग्रेशन को लेकर तो वैसे ही इट वॉज अ प्रिपोस्टरस स्टेटमेंट, ऐसा कुछ भी नहीं था। रिचुअल बेदिंग के लिए यहाँ पे किया जाता था। लोगों को लगता था ऐसा करना उनके लिए अच्छा है, प्रॉब्ली उनको लगता था कि जैसे आज के टाइम में किया जाता है कि पाप धुल जाएंगे, तो उस टाइम पे लगता था कि ये करेंगे तो उनके साथ अच्छी चीजें होंगी। लेकिन हाँ, स्पेसिफिकली सोल ट्रांसमाइग्रेशन के बारे में कहीं पे मेंशन नहीं है। स्पेसिफिकली रिलीजन के अंदर रेकमेंड किया गया है, ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? सी, सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए। देखिए यहां से भी उतरने का रास्ता है, यहां से भी उतरने का रास्ता है। टू साइडेड स्टेयरकेसेस आपके हैं। 9th क्वेश्चन जो है बरियल सिस्टम को लेकर है। पूछा गया बरियल सिस्टम को लेकर बताएं करेक्ट क्या है। दे वर मेड अप ऑफ स्टोन। ये जो बरियल सिस्टम थे स्टोन के बने हुए थे, ये ओवल शेप के थे और नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन के अंदर इसे स्प्रेड किया गया था। 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा। 9th क्वेश्चन का आंसर बताइए। मिस रीडिंग करा है अनुराग ने, ओके। एक बार -2 करिएगा अनुराग यहां पर। थर्ड इज रॉन्ग फॉर श्योर लिखा है भरत ने, ओके। भरत ने यहां पर डी आंसर किया है। व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी लोग क्या कहेंगे इसको? यस तो यहां पर
स्टोन के बने हुए थे, अंदर कई बार वुडन के कॉफिन भी रखे जाते थे। मैंने बताया था रेक्टेंगुलर शेप के भी हैं और ओवल शेप के भी हैं, तो दोनों ही शेप्स आपको मिल जाएंगे। नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन भी करेक्ट हो जाती है, डी विल बी द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आईवीसी को लेकर है, पूछा गया है कौन सी फूड आइटम्स का इस्तेमाल यहां पर किया जाता था। तीन ऑप्शंस आपके सामने है, वीट है, बार्ले है, बनाना है। जल्दी से बताएं कौन कौन सी फूड आइटम्स का इस्तेमाल किया जाता था। मैंने आपको बताया था कुछ फ्रूट्स मिले हैं, कुछ यहां पर ग्रेन्स मिले हैं। शेप तो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, शेप रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, ओवल भी हो सकता है, इसी वजह से ओवल को हम कैंसिल नहीं करेंगे, वो स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी। तो मैंने आपको बताया था यहां पे आपको वीट भी मिला है, बार्ले भी मिला है और बनाना भी मिला है और पोमेग्रेनेट भी मिला है, ठीक है। इन सभी के एविडेंसेस आपको मिले, तो 10 क्वेश्चन का आंसर, 10वें क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा डी। चलिए जल्दी से मुझे बताएं यहां पर आपने स्कोर कितना किया है, फिर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे टॉपर कौन है, किसने यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर किया है। 10 में से 6 आई होप आपने स्कोर जरूर किया होगा। अपने मार्क्स लिखकर बताएं जल्दी से, किस किसने कितना कितना स्कोर किया है। राजेंद्र का 7 का स्कोर है, ओके। और अनुराग ने अभी स्कोर नहीं लिखा, ओके। भावना ने 9 का स्कोर किया है और सोनू का 8 का स्कोर है। भरत बताइए, भरत का स्कोर कितना है और अनुराग का स्कोर कितना है, बताएं। श्री ने यहां पे, श्री पोई ने 6 का स्कोर किया है, 7 स्कोर है अनुराग का। एंड यहाँ पे भरत ने 9 का स्कोर किया। चलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। 6 से ऊपर ही स्कोर है, 6 या 6 से ऊपर ही स्कोर है सभी का, तो अच्छा परफॉर्मेंस है। रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, आपकी जो ये पीडीएफ होगी ये भी अपलोड कर दी जाएगी। आई होप आज किसी भी तरीके का ऑडियो का इशू नहीं आया होगा, फिर भी कोई दिक्कत आती है तो बता दीजिएगा। वी कैन ऑल्सो गिव द रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑल्सो, बट हाँ प्रेफरेंस यही रहेगी कि जब तक लाइव लेक्चर के अंदर कोई दिक्कत नहीं आती, लेक्चर जो है वो इंटरैक्टिव ही रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू टुमारो। और कल हम करंट अफेयर्स भी डिस्कस करेंगे एंड डेफिनेटली जो हमारा हिस्ट्री की सीरीज है इसे भी आगे लेकर चलेंगे। अभी एक लेक्चर हम पीछे चल रहे हैं, उसको भी हम इस वीकेंड के अंदर कवर करेंगे। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।